नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज से हम ज्योग्राफी को शुरुआत करते हैं और इसके अंतर्गत हम आज इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत करते हैं। उसको फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहला कि भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पहला। दूसरा, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहला नंबर आएगा आपका रूस का, दूसरा आएगा कनाडा का, तीसरा आएगा अमेरिका का, चौथा है चीन, पांचवें नंबर पे है ब्राजील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे है आपका प्यारा भारत। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात की और जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, पहले नंबर पे आपका चीन है, दूसरे नंबर पे आपका इंडिया आता है जनसंख्या, और तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया आता है और पांचवें नंबर पे आपका ब्राज़ील आ जाता है। ब्राज़ील को ध्यान रखना, ब्राज़ील जनसंख्या वाइज और क्षेत्र वाइज दोनों में पांचवें स्थान पे आता है। हालांकि भारत जनसंख्या के हिसाब से पहला देश बन चुका है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कुल मिलाकर भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में 28 राज्य हैं, स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी कौन कौन है? आपका दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ठीक है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लद्दाख हो गया 2019 में बना, और जम्मू कश्मीर, ये 4 हो गए आपके। अब आ जाइए दक्षिण में। दक्षिण में आपका आ जाएगा एक पांडिचेरी आ जाएगा। ठीक है, पांडिचेरी आ जाएगा, 5 हो गए। इसके अलावा आपका दमन और दीप, दादर नगर एवं हवेली, एक ये हो जाएगा आपका। ठीक है, एक अंडमान और निकोबार हो जाएगा आपका। तो ये कुल मिलाकर के 8 संघ शासित क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का एरिया है। जो कि विश्व के एरिया वाइज की बात करें कि विश्व में भारत का भूभाग कितना प्रतिशत है, तो उसका डेटा है 2.4%। यानी कि विश्व के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.4 आ जाएगा, 2.4। और पॉपुलेशन वाइज बात करें कि कुल दुनिया की भारत में कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो 17.5%, 17.5% कुल मिला के भारत में पॉपुलेशन निवास करती है। ओके, भारत की लंबाई की बात की जाए तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर। तो याद कैसे करेंगे कि अगर हम भारत की लंबाई की बात करें, लंबाई का मतलब उत्तर से दक्षिण, ये वाली, तो आपकी है 3214 किलोमीटर। याद कैसे रखेंगे? लास्ट से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, क्या और रह गया? अगला क्या है? 4, 4 को बाद में रख दीजिए। ठीक है, 1 2 3 और 4 को लास्ट में रख दीजिए, तो इतना किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार भारत की चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई यानी कि दक्षिण से पश्चिम से पूरब की, तो ये हो जाएगी चौड़ाई। तो चौड़ाई भारत की कितनी है? 2933 किलोमीटर। इसको कैसे याद रखेंगे? पहले 3 लिख लीजिए, फिर 3 लिख लीजिए, 2 बार 3 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तक का 9। ठीक है, 3 3 हो गए 2 बार, तो 2 और लिख लीजिए किलोमीटर। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई हो गई 2933। ठीक है, अक्साई चीन यानी कि भारत का वह क्षेत्र जो 1962 के इंडो चाइना वॉर में चाइना ने ऑक्युपाइड कर लिया था, वो है आपका 37,555 स्क्वायर किलोमीटर, 37,555 स्क्वायर किलोमीटर। और पाकिस्तान ने 1963 में चीन को एक भूभाग हैंड ओवर कर दिया था जो भारत का था। कितना था वो? 51 से 80, यानी कि 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। 2011 के सेंसस की बात करें, 2011 के सेंसस की बात करें तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ कितने गांव हैं? 6,40,932। कुल गांव कितने हैं भारत में? 6,40,932। ठीक है,
अब भारत की स्थलीय सीमा की बात करें कितनी, 15,200 किलोमीटर, यानी कि भारत ये है आपका। तो इसकी स्थलीय सीमा का मतलब यहाँ से आपका, यहाँ से लेकर ये आपकी पश्चिम बंगाल तक जलीय सीमा है। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, और ये आपका अरब सागर है, और ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ पर है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जलीय सीमा हो जाएगी। और जलीय सीमा से कितने भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं, यानी कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 9 स्टेट हो जाएंगे। और वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ से गिनिए। एक यहाँ पे आपको गुजरात हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक, फिर गोवा हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, फिर केरल आ जाएगा। यहाँ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, कुल 9 स्टेट हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं भारत की, या जलीय सीमा बनाते हैं। ओके, और स्थलीय, और इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर टोटल ये लंबाई हो जाती है। तो इसके साथ ही हमारे कुछ द्वीप भी हैं, आइलैंड भी हैं। एक यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, एक यहाँ पर है आपका इस प्रकार से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर इनकी भी जलीय सीमा की बात की जाए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन दोनों की भी अगर जलीय सीमाओं की बात की जाए, इनको भी ऐड कर दिया जाए, तो कुल मिलाकर की ये संख्या हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर जलीय सीमा हो जाती है, यानी भारत की मुख्य भूमि और आइलैंड को मिला दें। स्थलीय सीमा की बात करें तो यहाँ से लेकर जो स्थलीय सीमा है तो ये यहाँ से आती है, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो तटीय सीमा आपकी 6100 किलोमीटर है। द्वीपों से बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। अक्षांश रेखा है, ये अच्छा टॉपिक, अक्षांश रेखा की बात करें। ठीक है, तो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ग्लोब है। ठीक, पृथ्वी के बीचों बीच से ऊपर एक रेखा इस प्रकार से जाती है 0 डिग्री पर। चूंकि पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांध देती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। चूंकि ये गोला है तो ये इसका क्या हो जाएगा, गोले का आधा भाग, यानी कि उत्तरीय गोलार्ध, उत्तरीय गोलार्ध। और ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये जो हो गया, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब बात आती है कि इन अक्षांश रेखाओं को खींचते कैसे हैं। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं जो कि समानांतर होती हैं। अब जितनी भी रेखाएं ऊपर खींची जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों ही विषुवत रेखा के समानांतर होंगी। ठीक है, खींची कैसे जाती हैं, जैसे ये पृथ्वी है, इसका केंद्र कहाँ है, ये केंद्र हो जाएगा। जैसे कि एक एप्पल है, तो एप्पल का केंद्र कहाँ होता है, जहाँ उसके बीज होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का केंद्र ये हो गया। ओके, अब पृथ्वी के केंद्र से भूपृष्ठ के उत्तरी या दक्षिणी किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली जो कोणीय दूरी होगी उसको कहेंगे अक्षांश रेखा। सॉरी, जैसे कि यहाँ से ये पॉइंट लिया, यहाँ से ये मिला दी, तो कितनी पर, 1 डिग्री पर मिला दी। ठीक है, तो 1 डिग्री पर, और यहाँ से रेखा ये अक्षांश रेखा के समानांतर खींचती, इस प्रकार से ये रेखा अक्षांश रेखा से समानांतर खींचती। तो इस प्रकार से टोटल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कुल मिलाकर इस पे ऐसे खींची जा सकती हैं कई सारी।
ठीक है। और ये कितना एंगल हो जाएगा, 90 एंगल हो जाएगा, 90 का 90, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी 90 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर रेखाएं खींची जाएं इस प्रकार से खींची जाएंगी समानांतर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के उत्तरी गोलार्ध में 89 रेखाएं खींची जा सकती हैं, हर एक डिग्री के अंतर पर, यानी कि 1 डिग्री कोण के अंतर पर कुल मिलाकर 90 रेखाएं यहाँ तक कितनी खींची जा सकती है, 90, जिनमें ये भी इंक्लूड है। तो 89 ऊपर की हो गई, इसे नहीं जोड़ रहे अभी, और 89 यहाँ की हो गई, और एक ये विषुवत रेखा हो गई। तो कुल मिलाकर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 89 + 1 = 179। कुल मिलाकर 179 रेखाएं हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तरीय जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनको जोड़कर कितनी रेखाएं हो जाएंगी, तो 2 और ऐड कर दो इनमें, तो हो जाएंगी 181। क्योंकि इनको इसलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि एक बिंदु का आकार ले लेते हैं, यहाँ पर कोई वृत्त बन ही नहीं पाता है। ये अक्षांश रेखाएं का सीधा मतलब ये है कि ये बॉल है और बॉल के आसपास रेखाएं खींच रही हैं, यानी एक प्रकार के सर्किल होते हैं, वृत्त होते हैं, ठीक है। और ये वृत्त सभी समानांतर होते हैं, ठीक है, ओके। और वृत्त की चौड़ाई की बात करें, इसके आकार की बात करें, तो जैसे ही विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो वृत्त का आकार छोटा होता जाएगा, दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो भी छोटा होता जाएगा, तो अंततः ध्रुव पे जाकर ये एक पॉइंट का आकार ले लेता है, एक बिंदु का आकार ले लेता है। इसलिए इन दोनों को इनमें ऐड नहीं किया जाता है समानता, ओके। ये तो हो गई अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और एक बात और, 2 अक्षांश रेखाएं यानी कि 1 डिग्री पर, 1 डिग्री के अंतर पर खींची गई है, 1 डिग्री के अंतर पर, और 2 अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है ये हर जगह समान होती है, क्योंकि समानांतर है तो हर जगह समान होगी। और दूरी कितनी होती है, ये होती है 1 से 11 किलोमीटर, 1 से 11 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर। ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, 179 होती हैं, और प्रत्येक के बीच की जो दूरी होती है वो 1 से 11 किलोमीटर होती है, ठीक है। विषुवत पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी, ठीक है। अब देशांतर देख लेते हैं कि देशांतर क्या होता है। देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये आपने अर्थ का ग्लोब बना लिया, ठीक है। ये आपकी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री पर, अक्षांश रेखा, इसे अक्षांश रेखा, जितनी भी रेखा होती है सभी को अक्षांश रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, ये आपका साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव। वह रेखा, इसकी डेफिनेशन ये है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतरीय रेखाएं कहते हैं, इस प्रकार से। अब इनकी संख्या ऐसे खींचते जाएंगे, यानी कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला दो, इस तरह से, जिस तरह से प्याज होता है उसी तरह से। तो इन्हें कहते हैं देशांतर रेखा, पहली बात, ठीक। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और हर एक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब अगर कहीं भी देशांतर रेखाएं खींच रहे हैं तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देगी। जैसे ये बॉल है आपकी, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक इस प्रकार से अगर हम कोई देशांतर रेखा खींच रहे हैं तो पृथ्वी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। गॉट इट, ओके, ये हो गया। अब जो ये देशांतर रेखा है, 2 देशांतर रेखाओं की बात की जाए, चूंकि पृथ्वी है एक सर्किल है, सर्किल का पूरा एंगल कितना होता है, 360। जैसे कि ये है, ये कितना है 90, ये 90, 90, 90, पूरा कितना हो गया
360। तो ये जो सर्किल होता है उसका पूरा एंगल 360 का होता है, ठीक है। और हर एक डिग्री के अंतर पर अगर एक रेखा खींची जाए, हर एक कोण के यानी कि 1 डिग्री के अंतर पर एक रेखा खींची जाए तो टोटल कितनी रेखाएं खींची जा सकती? 360 रेखाएं। क्यों? क्योंकि 360 अंश का पूरा कोण होता है, पूरा कोण 360 अंश का होता है। अगर 1 डिग्री कोण के अंतर पर खींची जाएंगी टोटल 360 हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रत्येक रेखा यानी कि एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी सेम नहीं होती है, कभी समान नहीं होती है। ये विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जैसे ही जाएंगी तो ये दूरी घटती जाएगी, देख रहे हैं आप, घटती जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल चौरासी हो जाती है। दक्षिण की ओर जाएंगे तो भी घट जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि विषुवत रेखा पर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो विषुवत रेखा पर इन दोनों के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। 111 है, ये तो अक्षांश रेखा वाली ही दूरी है, लेकिन इतनी वृद्धि हो गई 0.32 किलोमीटर। ओके, ठीक है, पहली बात। अब पृथ्वी अपना पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 360 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी एक सर्किल है और सर्किल का पूरा एंगल कितना होता है? 360। इनको मिनट में बदल लेते हैं, 14 से 40 मिनट हो जाएंगे। 14 से 40 मिनट 360 अंश घूमती है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 14 से 40 बटे 360, 0 से 0, 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 कम 6, 6 चौको 24, यानी कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। इसका मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री पृथ्वी घूमेगी। इसका मतलब समझे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी का पूरा कोण कितना है? 360। इसका मतलब पृथ्वी एक कोण घूमने में, एक कोण जो इतनी बीच की दूरी, जैसे इतनी दूरी है, इतनी घूमने में उसको कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। अब हम इसको कह रहे हैं, इसमें हमने 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 डिग्री घूमने में 15 चौको 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, इसको याद रखिएगा, पहली बात, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये विषुवत रेखा हो गई आपकी। अब एक यहां से रेखा होकर जाती है इस प्रकार से, ये जाती है 0 डिग्री पर, ठीक है, क्योंकि रेखा कहीं से तो शुरू करेंगे। तो पहले ये डिबेट का विषय था कि हम जो देशांतर रेखा खींच रहे हैं, फिर जो हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। तो बाद में इन लोगों ने सोचा कि वो इंग्लैंड से होकर गुजरेगी। तो एक रेखा 0 डिग्री वाली जाती है, यहाँ ब्रिटेन यहाँ पड़ता है आपका यूरोप में, तो ब्रिटेन की जगह है, ब्रिटेन के एक क्या कहते हैं उसको, हाँ, लंदन से होकर गुजरती है, इसको कहते हैं GMT, ग्रीन मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 से होकर गुजरती है, ठीक है। यहां से पूरब की बात करें अगर यहाँ की, अब ये देशांतर रेखा होगी जो कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ठीक है। तो इसके पूरब का भाग आधा हो गया और पश्चिम का भाग आधा हो गया, क्योंकि हर एक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये है आपका पूर्वी गोलार्ध, ये गोले का आधा भाग हो गया, ये हो आपके क्या, पूर्वी गोलार्ध, और ये है आपका पश्चिमी गोलार्ध, ठीक, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध।
इसके पूरब की बात करें तो यहाँ पर 180 रेखाएं खींची जाएंगी, और इसके पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे 180 रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना इसमें ये भी इंक्लूड है, कुल मिलाकर के रेखाएं आपकी 360 ही होंगी, 360 रेखाएं। ठीक है, तो 180 अंश पूर्वी देशांतर हो जाएगा, 180 अंश पश्चिमी देशांतर, ये 0 का हो जाएगा। यहीं से दुनिया के हर देशों में टाइम का निर्धारण किया गया है, समय का निर्धारण किया गया। ठीक है, अब पृथ्वी की बात करें। ठीक, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये अगर यहाँ मान लें पूरब है और सुबह का समय है, तो ये इसमें दिन होगा, यहाँ पर रात होगी। ठीक है, आगे की और भी जो भी चीजें आ जाएंगी वो आपको बता दें। अब आइए देशांतर। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है? 1 से 11.32 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी है, कर्क रेखा कितनी होती है? 23.5 अंश, 23.5 अंश कर्क रेखा होती है, और मकर रेखा भी 23.5 अंश पर होती है। उनके बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ये है आपकी, अगर ये 0 विषुवत रेखा, ये इस प्रकार से ये 23.5 अंश, और ये भी आपकी 23.5 अंश है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इन दोनों का निर्धारण ऐसे क्यों किया गया? इनका निर्धारण इसलिए किया गया क्योंकि ये क्षेत्र विशिष्ट है। इस क्षेत्र में हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत गर्म क्षेत्र रहता है, बहुत बारिश भी होती है। ठीक है, इसलिए इसको विशिष्ट बना दिया। तो 23.5 अंश ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही, 23.5 अंश उत्तर की बात है, तो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। और ये 23.5 दक्षिणी रेखा है, दक्षिण में, ये मकर। ठीक है, ओके। और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत उष्णकटिबंधीय है, साथ ही साथ उपोष्णकटिबंधीय भी है। ओके, अब आ गए देशांतर। तो 0 डिग्री से खींची, ये लंदन से होकर गुजरती है। GMT लंदन से 180 अंश पूर्वी देशांतर है, यहाँ 180 अंश पश्चिमी देशांतर है। 180 अंश पूर्वी की बात करें तो 12 घंटे पूरब की ओर जाओगे, यानी कि अब यहाँ से पूरब की बात होगी तो अब 12 घंटे पहले की बात होगी, यहाँ की बाद की बात होगी तो 12 घंटे बाद की बात होगी। ठीक है, जैसे कि ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये लंदन है। लंदन, अगर हम भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर है। ठीक है, भारत यहाँ पर, यहाँ से समय तय होता है, तो यहाँ का समय जो यहाँ का समय होगा, यहाँ के समय की तुलना में आगे होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। यहाँ पहले सुबह होगा, उसके बाद धीमे धीमे सुबह होता जाएगा, तब यहाँ सुबह होगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और अगर यहाँ से पीछे की बात की जाए तो यहाँ से समय और पीछे जाएगा, यानी कि यहाँ पे जैसे 10 बजे हैं दिन के, तो यहाँ पर कितने बजे होंगे? 12 बजे होंगे पीछे की ओर। ये हो गया। और जो ये सर्किल जितने भी खींचे जाते हैं इनको वृत्त कहते हैं, फिर ग्रेट सर्किल कहते हैं। ठीक है, अब भारत की बात कर लो, कर्क रेखा की बात करते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 8 का जवाब हुआ। दूसरा क्या होगा? कौन कौन राज्यों से गुजरती है? तो राजस्थान है आपका, फिर आगे बढ़ेगी मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगी, उसके बीच में गुजरात हो रहा है, यानी कि राजस्थान, फिर आगे बढ़ेगी गुजरात, फिर आगे बढ़ेगी मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश का जो पार्ट रहा था पहले छत्तीसगढ़ 2000 से पहले, उसके बाद में आपकी छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल में चली जाएगी, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, और बीच में एक झारखंड और पड़ता है, वहाँ भी चली जाएगी। ठीक है, अब बात करें 21 जून। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को सूर्य होता है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, पैरेलल। ठीक है, सॉरी, लंबवत, वर्टिकल। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसीलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे गर्म दिन भी होता है। तो सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और 21 जून को ही विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, विश्व योगा दिवस, जो कि 2015 से मनाना शुरू किया था। ठीक है,
एक शब्द आता है उत्तरायण, एक शब्द आता है दक्षिणायन। ये क्या है? ये आपका ग्लोब है, ठीक है, ये 0 अंश। उत्तरायण का मतलब ये विषुवत रेखा है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ से अगर उत्तर की ओर जाएगा तो इसे कहेंगे उत्तरायण, और यहाँ से अगर दक्षिण की ओर मूव करेगा तो इसे कहेंगे दक्षिणायन। इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने ये होते हैं, जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा तो इसका मतलब सूर्य उत्तर की ओर जाएगा, और भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति ये है, जैसे सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएगा उसे उत्तरायण कहेंगे। और उत्तरायण की स्थिति में ये होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती चली जाएगी, इनकी दिन बड़े होते चले जाएंगे, साथ ही साथ दिन गर्म होते चले जाएंगे, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाता चला जाता है, ठीक है। और ये जाकर के यहाँ पर फाइनली कर्क रेखा है, कर्क रेखा, यहाँ पर जाकर फाइनली ये 21 जून को पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है? 21 जून को पहुंच जाता है, इसीलिए 21 जून को पहुंच जाता है और लंबवत चमकता है, तो भारत में वह सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, सबसे गर्म दिन भी होता है। फिर यहाँ से अगर दक्षिण चला जाए तो दक्षिण के दिन कैसे होने लगेंगे? बड़े होने लगेंगे। इसका मतलब अगर दक्षिण में जा रहा है तो दक्षिण के दिन बड़े होने लगेंगे, उत्तर के दिन छोटे होने लगेंगे, उत्तर में शीत लहर आ जाएगी। अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो उत्तर के दिन बड़े होंगे, दक्षिण के छोटे हो जाएंगे। इसका मायने ये है कि भारत में जब गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, भारत में जब गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है। अभी हमारे यहाँ गर्मी है तो वहाँ पे सर्दी का मौसम होगा, सीधी सी बात है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन का ये कंसेप्ट है। अब भारत की बात कर लें तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? गुजरात है। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, गुजरात। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था, अब लद्दाख हो गया यूनियन टेरिटरी में। और वैसे स्टेट की बात करें तो आपका हिमाचल आ जाएगा, दक्षिण में तमिलनाडु। तो सबसे उत्तरी बिंदु आपका कौन है? इंद्राकोल। कहाँ है? लद्दाख में। इंद्राकोल लद्दाख में। कितना है? 37 अंश 6 मिनट। 37 अंश 6 मिनट पर है, क्या है? इंद्राकोल है। कहाँ है? लद्दाख में। सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? किवतू। किवतू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कितने अंश है? 97 अंश 25 मिनट। 97 अंश 25 मिनट। 97 अंश 25 मिनट। पश्चिमी का है 68 अंश 7 मिनट। कहाँ है? गुहारमोती या गोरामोती, गुजरात में है। सबसे दक्षिण का 8 अंश 4 मिनट का, 8 अंश 4 मिनट का कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अंडमान निकोबार की बात करें, ये तो हुई भारत की मुख्य भूमि। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? 8 अंश 4 मिनट पे कन्याकुमारी। अगर अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लें तो कौन है? तो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है कहाँ? कार निकोबार में। ये है आपका 6 अंश 4-5 मिनट पे, ठीक है, 6 अंश 4-5 मिनट पे दशमलव लगा दो। ये बात आ गई। यानी कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है? तो इंदिराकोल है। कितना है? 37 अंश 7 मिनट। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? आपका कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में है। कितना है? 8 अंश 4 मिनट पर। और अगर द्वीप समूह को भी जोड़ दें, आइलैंड को, अंडमान निकोबार, तो कार निकोबार पे है, ऊपर है अंडमान, नीचे है निकोबार। तो निकोबार का एक द्वीप है कार निकोबार। तो कार निकोबार पे इंदिरा पॉइंट उसकी अवस्थिति है 6 अंश 4-5 मिनट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी आई थी, तब से डूब गया है, तो अभी डूबा हुआ है। सबसे पूर्वी बिंदु, भारतीय भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु किवतू है, अरुणाचल प्रदेश में है। कितना है? 97 अंश 25 मिनट। सबसे पश्चिमी 68 अंश 7 मिनट, गुहारमोती या फिर गोरामोती, गुजरात में, ओके। अब यहाँ करें सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है आपका? तो अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक पश्चिमी राज्य गुजरात है। सर्वाधिक उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। ध्यान रखना, सर्वाधिक उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है और सर्वाधिक उत्तरी राज्य संघ शासित क्षेत्र को भी जोड़ें तो आपका आ जाएगा लद्दाख। 2019 के बाद से, ठीक। सर्वाधिक दक्षिणी तो तमिलनाडु, और सर्वाधिक दक्षिणी बात करें जिसमें संघ शासित क्षेत्र भी जोड़ें तो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ओके, ठीक। अगला है भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
जैसे कि हमने कहा था, ये है जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये आपकी विषुवत रेखा, ठीक है। एक रेखा खींची हुई नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ते हुए, जो कि आपकी लंदन से गुजरती है, ठीक है। ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। यहीं से आपके जो समय है, समय का निर्धारण किया गया है, यानी कि इसके पूरब में 180 अंश पूर्वी देशांतर है, इसके पश्चिम में 180 अंश पश्चिमी देशांतर है। इसका मतलब इस रेखा, इसका मतलब ये लंदन वाली जो रेखा है, यहाँ से पूर्व की ओर बढ़ोगे तो समय आपका क्या आ जाएगा? कम होता जाएगा। इसका मतलब क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो सबसे पहले यहाँ दिन होगा, फिर धीमे धीमे यहाँ दिन होता जाएगा, ठीक है। तो भारत की बात करें तो भारत ये है। मैंने बताया था भारत की स्थिति कैसी है। भारत क्या है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है, उत्तरी पूर्वी। तो ये क्या हो गया? यहाँ से उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये क्या हो गया? यहाँ से पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, ठीक है। जैसे विश्व में समस्या थी कि समय का निर्धारण कहीं से तो शुरू करना चाहिए, तो उसका हमने समाधान ढूंढ लिया यहाँ से, ठीक। इसके अकॉर्डिंग आगे पीछे करके हम समय तय कर लेंगे। अब भारत की बात आई, क्योंकि भारत का विस्तार जो है, भारत का विस्तार है 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक। लगभग 30 रेखाएं हैं, लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं, उतने में भारत का विस्तार है। इसका मतलब भारत का अगर समय अगर अलग अलग निर्धारित किया जाएगा तो दोनों अलग अलग जगह का अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि तो भारत ने क्या किया? भारत ने एक बीच से दोनों, ना तो यहाँ अलग से यहाँ से किया, ना यहाँ से किया, ना अलग अलग किया। उसने क्या किया? एक बीच से रेखा निकाल ली, बीच से ये 82 से 1/2, 82.5 डिग्री। इसी को कहते हैं भारत की प्रधान एवं मूलतः रेखा, प्रधान या मूलतः रेखा, जहाँ से भारत का समय निर्धारण किया गया है, ठीक है, ताकि पूरे देश में एक ही समय हो, ठीक है। ये भारत है, ठीक है। मैं अपनी प्रॉपर बना रहे हैं, इसी से काम चला लेते हैं। ये रेखा खींच ली हमने, ठीक है। सॉरी, दोबारा ये रेखा खींच ली, ठीक है, ठीक है। पूर्वी देशांतर चूंकि 0 से पूरब में है 82 अंश, ठीक है। और ये पूरे अगर, ठीक है, तो भारत की अवस्थिति कहाँ? यहाँ पर है, ठीक है। तो भारत जो GMT है, यानी कि लंदन से भारत का समय कितना है? 5.5 घंटे आगे है। वो कैसे है? वो ऐसे है कि लंदन से जो रेखा गुजरती है, ये 0 पर आती है, ठीक है। और भारत की स्थिति कुछ ये है। तो भारत की जो रेखा मानी है वो इन्होंने मानी है 82.5। अब 82.5 निकाल लो। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 42.5 डिग्री घूमने में कितना मिनट समय लगेगा? तो 4 गुणा, ठीक है। इसका कर लीजिए 4 दूनी 8, 8 चौको 32, ठीक, प्लस 2, तो 8 9 10, 2 1 3, 3, ये मिनट हो गया है। इसको घंटे में बदलना है तो 60 का भाग दे दो, 0 0, 2 से 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11, यानी कि 11/2, यानी कि 5.5, या मान या 5.5, यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे। तो भारत का समय ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटे आगे है। क्यों? क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, ना कि पश्चिम में। अगर भारत पश्चिमी गोलार्ध में होता तो भारत का समय ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटे पीछे होता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है। और ये रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल मिलाकर के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन है? आपका यूपी है, प्यारा यूपी। आपका MP आ जाएगा, MP से जो 2000 में अलग हुआ राज्य वो हुआ छत्तीसगढ़, वो आ जाएगा। आपका उड़ीसा आ जाएगा और आपका आंध्र आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं।
प्रधान यमद्वर रेखा गुजरती है 82.5 अंश से पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के मिर्जापुर, प्रयागराज, नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। और जो लंदन का समय है GMT से 5.5 घंटे हमारा आगे है। 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। यामोत्तर गुणांक कितना होता है? 7 अंश 30 मिनट, आधा घंटा। गुजरात और अरुणाचल 2 घंटा। इसका मतलब ये आपका पॉइंट कितना है? 97 अंश 25 मिनट, और ये आपका है 68 अंश और 7 मिनट। तो अगर हम 97 अंश 25 मिनट माइनस 68 अंश 7 मिनट अगर इनको घटा दें तो लगभग आपका 30 डिग्री आ रहा है। 30 डिग्री का मतलब 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा? 4 गुणा 30। इसका मतलब 3 12 120, यानी कि 2 घंटे। इसके मायने क्या हुआ? इसके मायने ये हुआ कि भारत में सबसे पहले सुबह कहाँ होगी? याद करिए, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और पूरब कहाँ है भारत का? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले सूर्योदय होगा यहाँ पर, सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होगा, फिर धीमे 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 होते होते यहाँ आएगा। इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने और उसके बाद में गुजरात में होगा तो 2 घंटे बाद होगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना में सूर्योदय 2 घंटे पहले होगा और गुजरात में सूर्योदय 2 घंटे बाद में होगा। यहाँ से सूर्य को यहाँ तक आने में 2 घंटे लग जाएगा। अगर सुबह 6 बजे 6 AM अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 6 बजे सूर्य निकलता है तो इसका मतलब है कि गुजरात में 8 बजे सूरज निकलेगा। ठीक है, और ये चूंकि यूपी से निकलती है तो उत्तर प्रदेश में कितने समय पर सूरज निकलेगा? 7 बजे निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि 15 ही रेखाएं चलनी पड़ेंगी यहाँ तक पूरी 30 हो जाएंगी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात की तुलना में 2 घंटे आगे है और गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश की तुलना में 2 घंटे पीछे है। अब डिमांड उठ रही है नॉर्थ ईस्ट से, तो नॉर्थ ईस्ट कह रहा है कि हमें भी अलग समय निर्धारित किया जाए, क्योंकि कुछ समस्याएं आती हैं उनको। खैर वो मेंस का विषय है। अब देख लेते हैं कुछ सीमावर्ती देशों की बात। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा बनती है 4096.6 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर। चीन के साथ सीमा साझा करते हैं हम कितनी? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान। वह देश जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो उसका नाम है आपका बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे आपका चीन आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका नेपाल आ जाएगा, 5वें नंबर पे आपका म्यांमार आ जाएगा, 6ठे नंबर पे आपका भूटान आ जाएगा और 7वें नंबर पे आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वो देश है जिसके साथ भारत सबसे कम सीमा साझा करता है। कितनी करता है? तो सिर्फ करता है 1 से 6 किलोमीटर, 1 से 6 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा 40.6 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और एक बात, सीमा 2 प्रकार की होती हैं, एक कृत्रिम सीमा होती है, एक प्राकृतिक सीमा होती है। कृत्रिम सीमा वो होती हैं जो मानव स्वयं बना देते हैं और प्राकृतिक सीमा वो होती है जो प्रकृति बना देती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की जो सीमाएं हैं वो कृत्रिम सीमाएं हैं, वो 1947 बनाई गई। और अगर बात करें अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ जो हमारी सीमाएं हम साझा करते हैं वो कैसी हैं? नेचुरल बाउंड्री है, प्राकृतिक सीमा है। एक आती है रेड क्लिफ सीमा। तो रेड क्लिफ सीमा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये एक सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहते हैं, एक अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित सीमा का मतलब है कि किसी बाह्य शक्ति ने हम पर अधिरोपित कर दी है। ठीक है, इम्पोज कर दी है, तो इसे कहते हैं अध्यारोपित। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन ने 1947 में रेड क्लिफ सीमा का निर्माण किया था, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच। मैक मोहन जो रेखा है ये इंडिया और चाइना के बीच है, ये 1914 में बनी थी। डूरंड रेखा है भारत और डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, ये 1893 में बनी थी, उस समय जब ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को वॉर में हरा दिया था। ठीक है,
अब आया बांग्लादेश। अब दूसरे प्रकार की, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, यानी कि कुल देश और उन देशों से भारतीय राज्य जो सीमा साझा कर रहे हैं उनकी बात होगी। तो सबसे पहले बात करें कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं, तो कुल मिलाकर 7 देश आते हैं। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। पश्चिम और उत्तर में आपका आ जाएगा आपका अफगानिस्तान। उत्तर में आपका चीन आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। उत्तर और पूरब में आपका भूटान आ जाएगा, और पूरब में आपके 2 आ जाएंगे, एक तो बांग्लादेश और दूसरा हो जाएगा आपका म्यांमार बर्मा, ठीक है। तो ये तो बाद में देख ही लेंगे। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो कुल मिलाकर के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? लद्दाख हुआ, ठीक, लद्दाख से आए नीचे आपका जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू कश्मीर से नीचे पंजाब हुआ, पंजाब से नीचे आए आपका राजस्थान हुआ, राजस्थान के नीचे आए तो गुजरात हुआ। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक। अब बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से भारत का केवल एक राज्य सीमा साझा करता है, वो भी 1 से 6 किलोमीटर की सीमा। वो कौन है? अब लद्दाख है, ठीक, ओके। वो भी पीओके में आता है, पितृसत्ता भी नहीं करता है। फिर चीन की बात करें तो चीन कुल मिलाकर के ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला लद्दाख, जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूरब में आ जाता है। लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड आ जाएगा, अब आगे आ जाइए सिक्किम आ जाएगा, और फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, 5 राज्यों से चीन सीमा साझा करता है। अब आ जाइए पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, उससे पहले उत्तर की भी बात कर लें। नेपाल की बात करें तो नेपाल किससे सीमा साझा करता है? पश्चिम में उत्तराखंड आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आगे बढ़े बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम आ जाएगा, ठीक है, 5 राज्य हो गए। भूटान, तो भूटान सिक्किम से साझा करेगा, ठीक, पश्चिम बंगाल से साझा करेगा, पश्चिम बंगाल भी टच करता है। पश्चिम बंगाल जो राज्य है ना, बांग्लादेश को भी टच करता है, भूटान को भी टच करता है, और आपके नेपाल को भी टच करता है। तो भूटान की सीमा किससे बनेगी? पश्चिम बंगाल से बनेगी, सिक्किम से बनेगी, ठीक है, और आपके अरुणाचल प्रदेश से बन जाएगी पश्चिम में, और उत्तर में दक्षिण बन जाएगी आपकी असम से, ठीक है, भूटान हो गया। म्यांमार की बात करें, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य हो गए। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश कुल मिलाकर 5 ही राज्यों से आई थिंक सीमा साझा करता है, गिन लेते हैं। सबसे बड़ी सीमा साझा करता है आपका पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम में आया पश्चिम बंगाल, ठीक। उसके ऊपर गए तो वो आपका असम आ गया, ठीक। असम के ही बीच में एक पार्ट है मेघालय, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, ओके। इसके बाद में आ जाओ त्रिपुरा और फिर मिजोरम। त्रिपुरा वह राज्य है जो कि 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। किसकी सीमा से? बांग्लादेश की, ठीक है। तो बांग्लादेश भी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, किसके किसके साथ? पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, ओके। अब देख लेते हैं एक बार। तो बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। चीन किसके साथ? लद्दाख हुआ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के साथ। नेपाल किसके साथ साझा करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अफगानिस्तान, लद्दाख से के साथ सीमा साझा करता है। और अगली बात, एक है पाक जल डबरूमध्य, इंडिया और श्रीलंका के बीच है, यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच के जो जल है वो जोड़ता है, एक सकरा जल है, उसको कहते हैं पाक जल डबरूमध्य, ठीक है। जल डबरूमध्य का मतलब होता है जहाँ पे 2 स्थलीय सीमाओं को, जो स्थलों को जो सकरा जल क्षेत्र जोड़ता है उसे कहते हैं डबरूमध्य, ठीक है। और पाक, इसका नाम रॉबर्ट पाक ने रखा था। रॉबर्ट पाक उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, पहली बात। लद्दाख भी 3 राज्यों के, लद्दाख जो हमारा राज्य है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, किसके से? पाकिस्तान,
अफगानिस्तान और चीन। जो आपका सिक्किम है, सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन है? तो आपका पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान, उत्तर में चाइना, ड्रैगन है ना। तो इस प्रकार से आज इस क्लास में भारत के संबंध में जो सामान्य परिचय है, भारत के विषय में जो भी फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट हमने कलेक्ट कर दिए और उसके साथ जो कंसेप्ट था वो भी हमने आपको बता दिया। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।